सुपर जीन टू एवोल्यूशन। अध्याय 41 प्राचीन क्षेत्र का राजा और 3 खजाने की पेटियां। लिन शेन को संदेह था कि तियानशिन, ये छोटा बदमाश, बस उड़ते उड़ते सीख रहा था, उसी रणनीति का उपयोग कर रहा था जो उसने अभी अभी तियानशिन पर इस्तेमाल की थी। तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? लिन शेन ने अपना लीफ ब्लेड निकाला, तियानशिन के पास गया और अचानक ब्लेड को उसकी आंखों की ओर बढ़ाया। मेरे पास सबूत है, यह मेरे बैकपैक के अंदर है, तियानशिन अचानक चिल्लाया। लिन शेन का हाथ समय पर नहीं रुक सका, उसने उसे बलपूर्वक थोड़ा मोड़ दिया और लीफ ब्लेड तियानशिन की आंखों पर नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों के नीचे के बैग पर, नीचे के मांस पर वार कर गया। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि क्रिस्टल बेस लेवल बॉडी की ताकत वास्तव में भयावह थी। लीफ ब्लेड से लिन शेन के बलपूर्वक वार करने के बावजूद इसने केवल एक उथला कट बनाया, मुश्किल से त्वचा को तोड़ा। माफ करें, आपने बहुत धीरे से चिल्लाया और मैं थोड़ा ज्यादा तेज था। अगली बार ज्यादा सावधान रहना, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, यह आपकी गलती नहीं है, तियानशिन ने जल्दी से कहा कि यह ठीक है। मैं आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूं, अगली बार तेजी से चिल्लाएं, आप किस बारे में सोच रहे हैं? लिन शेन ने तियानशिन के पीछे चलते हुए कहा। उसने देखा कि उसकी पीठ पर वास्तव में एक छोटा सा बैग था जो धातु के तार से बुना हुआ था और उसके 2 पंखों के बीच में बंधा हुआ था। लिन शेन ने बैग को नीचे उतारा, मूल रूप से इसे बलपूर्वक फाड़ने का इरादा था, लेकिन इसे 2 बार फाड़ने की कोशिश करने के बाद बैग पूरी तरह से सुरक्षित था। हेवन ब्रांड का बैग, नामी ब्रांड, हाई एंड क्रिस्टल स्पन सिल्क मटेरियल से बना, बहुत टिकाऊ। अगर आपको ये पसंद है तो दोस्त, मैं इसे आपको दे दूंगा, तियानशिन ने खुद को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा। यह मूल रूप से मेरा था, आप मुझे मेरी अपनी चीज़ क्यों देंगे? लिन शेन ने उसे घूर कर देखा। हाँ, जब ये तुम्हारे हाथ में है तो यह वास्तव में तुम्हारा है। ये सिर्फ मेरी उलझन है जो गलत बोल रही है, तियानशिन ने अपने मुंह से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह नफरत से जल रहा था। लानत है, बेवकूफ़, बस मुझे कोई मौका मत दो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारा सब कुछ चुरा लूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारा अंडरवियर भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे 10 बार चुरा लूंगा। लिन शेन को उससे कोई परेशानी नहीं हुई और निरीक्षण करने पर उसने पाया कि बैकपैक में एक संयोजन लॉक भी था। दोस्त, पासवर्ड 6 छक्के है, तियानशिन बहुत अधिक सहयोगी बन गया, लिन शेन के पूछने का इंतजार किए बिना और खुद ही पासवर्ड बता दिया। आप उन्नत और परिष्कृत सेलेस्टियल अभी भी इस तरह के पारंपरिक संयोजन लॉक का उपयोग क्यों करते हैं? लिन शेन ने डायल नहीं घुमाए, बल्कि तियानशिन की ओर देखा और पूछा। फिंगरप्रिंट, आइरिस, चेहरे की पहचान या यहाँ तक कि डीएनए आधारित लॉक जैसी अन्य विधियाँ वास्तव में हार के बाद बहुत विश्वसनीय नहीं होती हैं। एक संयोजन लॉक थोड़ा और लंबे समय तक चल सकता है, तियानशिन ने अपने दिल में थोड़ी शैतानी लॉ के साथ सोचा, उत्सुकता से टिमटिमाते हुए। बस लॉक खोलो, जल्दी करो और इसे खोलो। मैं तुम्हें सही पासवर्ड कैसे दे सकता हूँ? जैसे ही कोई गलत इनपुट होगा, मैं तुम्हें गांव के गंवारों को एहसास करा दूंगा कि तुम वास्तव में कितने अज्ञानी और मूर्ख हो। समझ में आता है, लिन शेन ने संयोजन लॉक के लिए पहुंचते हुए टिप्पणी की। उसकी उंगली उस पर थी, लेकिन तियानशिन की चिंतित निगाहों के नीचे उसने डायल नहीं घुमाया। इसके बजाय उसने अपना सिर तियानशिन की ओर घुमाया और कहा, तुमने कहा कि तुम्हारी सभ्यता इतनी उन्नत है और सेलेस्टियल इतने चतुर हैं, हर चीज़ पर इतनी सावधानी से विचार करते हैं, यहाँ तक कि हार के बाद दुश्मन द्वारा बैग चुराने की समस्या का भी अनुमान लगाते हैं। निश्चित रूप से तुमने दुश्मनों द्वारा ताला खोलने की कोशिश के खिलाफ भी एक तंत्र तैयार किया होगा। मुझे बताओ, अगर मेरी याददाश्त खराब है और मुझे पासवर्ड गलत याद है, तो क्या गलत पासवर्ड दर्ज करने से कोई खतरा हो सकता है? वह, तियानशिन के माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। ठीक है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। तुमने पहले क्या पासवर्ड बताया था? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। 6 छक्के। इससे पहले कि तियानशिन जवाब दे पाता, वेई वुफू, जो बेस म्यूटेशन फ्लूइड को खा रहा था, ने अपना मुंह पोंछा और बीच में बोल पड़ा। तियानशिन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। लिन शेन स्पष्ट रूप से उसे बाहर निकलने का रास्ता बता रहा था, लेकिन इससे पहले कि तियानशिन हिचकिचाता, वेई वुफू ने भागने का रास्ता नष्ट कर दिया। क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम कुछ और सालों के लिए स्कूल क्यों नहीं जाते? उस पल तियानशिन ने चाहा कि वह ऊपर जाए और वेई वुफू को कई जोरदार थप्पड़ मारे। नहीं, उसे गलत याद है। मैंने तुम्हें जो पासवर्ड बताया था वह 9,94,572 था, तियानशिन ने कहा, अपना रास्ता झांसा देने की कोशिश करते हुए। लिन शेन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ताले पर कोई चोरी रोधी डिज़ाइन है और निश्चित रूप से वह इसे खुद खोलने का प्रयास नहीं करेगा। अगर उसे अभी कोई बहाना नहीं मिला तो उसे बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा और वह इसके परिणाम नहीं भुगतना चाहता था। क्या ऐसा है? लिन शेन ने वेई वुफू की ओर मुड़ते हुए पूछा। नहीं, 6 छक्के, वेई वुफू अचानक बहुत स्पष्ट हो गया। तुम, अपने दिल में,
तियानशिन ने वेई वुफू को 10,000 शब्दों में कोसा, लेकिन उसे अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी पड़ी और कहा, दोस्त। वह दोस्त थोड़ा दूर था, उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना होगा। मैंने 9,94,572 कहा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, एक अच्छा दोस्त दूसरे अच्छे दोस्त को धोखा नहीं देगा। ठीक है, चूंकि हम अच्छे दोस्त हैं तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा, लिनशेन ने जवाब दिया, अपनी उंगली को आगे बढ़ाया और 9,94,572 नंबरों पर संयोजन डायल किया। एक क्लिक के साथ ताला खुल गया। तियानशिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिनशेन ने वास्तव में ताला खोलने के लिए उसके द्वारा दिए गए पासवर्ड का उपयोग किया था। अंदर उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर मुझे ये पता होता तो मुझे एक और कहानी बनानी चाहिए थी। तियानशिन का पछतावा इतना तीव्र था कि वह अपने दांतों को लगभग काट सकता था। अब पछतावा बेकार था, वह बस असहाय होकर देख सकता था कि लिनशेन ने बैकपैक से सब कुछ बाहर फेंक दिया। कपड़ों के कुछ सामानों के अलावा बैकपैक में एक धातु का डिब्बा था जो चश्मे के डिब्बे के आकार का था। साथ ही कुछ अन्य सामान भी थे जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें लग रही थीं। तुमने जो सबूत बताया वह कहाँ है? लिनशेन ने तियानशिन से पूछा। यह उस बॉक्स में है, तियानशिन ने असहाय होकर कहा। लिनशेन ने बॉक्स उठाया और उसे देखा, फिर आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी अनावश्यक बातचीत के उसने धीरे से अनलॉक बॉक्स खोला। यह क्या है? लिनशेन ने आश्चर्य से पूछा क्योंकि उसने बॉक्स के अंदर देखा। क्या आपने प्राचीन क्षेत्र के राजा के 3 खजाने की कहानी नहीं सुनी है? तियानशिन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर तुरंत बोला, मैं जिस प्राचीन क्षेत्र के राजा की बात कर रहा हूँ उसने पूरे ब्रह्मांड में युद्ध छेड़े थे और सिर्फ 10,000 साल में वह एक पीढ़ी का क्षेत्र राजा बन गया और उसने अपना खुद का सार्वभौमिक राजवंश स्थापित किया, प्राचीन राजवंश। दुर्भाग्य से प्राचीन राजवंश सिर्फ 20 या उससे भी कम सालों तक ही अस्तित्व में रहा, उसके बाद दूसरे राजवंशों ने उसे बदल दिया। 10,000 सालों में स्थापित एक राजवंश बस 20 से भी कम समय में बदल दिया गया। लिनशेन को लगा कि यह विसंगति बहुत बड़ी है। वास्तव में प्राचीन राजवंश ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे कम समय तक जीवित रहने वाला राजवंश था, जो काफी दुखद है। हालांकि प्राचीन क्षेत्र के राजा और 3 खजाने की छाती की कहानी व्यापक रूप से प्रसारित की जाती है और अनगिनत सहस्राब्दियों के बाद भी कई लोग इसका आनंद लेते हैं। तियानशिन ने 3 खजाने की चाबियों की कहानी को जीवंत रूप से सुनाना शुरू किया। प्राचीन क्षेत्र के राजा ने अपने जीवन में लगभग कभी हार का सामना नहीं किया। 10,000 वर्षों में एक राजवंश की स्थापना करना बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में बहुत कम लोग शून्य से उठकर सिर्फ 10,000 वर्षों में एक राजवंश का निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन राजवंश की स्थापना के बाद प्राचीन क्षेत्र के राजा को एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। उसके सभी करीबी दोस्त और प्रियजन, जिनके बारे में वह परवाह करता था, एक के बाद एक अप्रत्याशित तरीके से मरने लगे। प्राचीन क्षेत्र के राजा जितने शक्तिशाली थे, ऐसा लगता था कि कोई जानबूझकर उनके प्रियजनों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सख्त सावधानी बरती थी। फिर भी उसकी सबसे प्रिय शाही पत्नी की मृत्यु उसकी आंखों के सामने ही हुई और प्राचीन क्षेत्र का राजा इसे रोकने में असमर्थ था। इसके बाद जब उसके प्रियजनों की मृत्यु एक एक करके उसकी आंखों के सामने होती रही, तो ये साबित हो गया कि यह केवल साजिश नहीं थी, बल्कि भाग्य था। अपने वंश को स्थापित करने की खोज के दौरान बहुत से प्राणियों की हत्या करने के लिए स्वर्ग से एक दंड, जो उसे रिश्तेदारों और साथियों से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि वह अकेला बूढ़ा हो जाए। प्राचीन क्षेत्र का राजा, जो पूरे ब्रह्मांड में अजेय था, उसने सभी तरीकों को आजमाया, फिर भी वह असहाय होकर देख सकता था कि उसके भाई, उसके सबसे करीबी दोस्त, पत्नियां और वंशज उसकी आंखों के सामने दुर्घटनाओं में एक एक करके मर रहे थे। अंत में प्राचीन क्षेत्र के राजा के पास पूरे ब्रह्मांड को इनाम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो कोई भी उसकी दुर्दशा को हल कर सकता था, उसे अपार शक्ति और धन से पुरस्कृत किया जाता। शक्ति की इच्छा रखने वाले लोग आसमान पर हावी हो सकते थे, धन की तलाश करने वाले लोग ब्रह्मांड में सबसे अमीर बन सकते थे। इनाम की घोषणा होने के बाद कई योग्य व्यक्तियों और धोखेबाजों ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी दुविधा को हल नहीं कर सका। जब तक उसके सीधे वंश के केवल एक छोटे राजकुमार और 2 युवा राजकुमारियां ही बची रहीं, तब तक कोई भी प्राचीन क्षेत्र के राजा को उसकी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करने के लिए नहीं आया। इस व्यक्ति ने प्राचीन क्षेत्र के राजा से 3 खजाने के बक्से बनाने के लिए कहा, और पहले बक्से को खोलने पर प्राचीन क्षेत्र के राजा को निर्देश दिया कि वह उस वस्तु को उसके अंदर रखे जिसे वह सबसे मूल्यवान समझता है, उसे बार बार चेतावनी देते हुए कि यह भावनात्मक वस्तुओं के अलावा सबसे कीमती और महंगी चीज होनी चाहिए। प्राचीन क्षेत्र के राजा ने सोचा कि वह व्यक्ति इनाम के रूप में अपनी सबसे कीमती वस्तु चाहता है। तब तक प्राचीन क्षेत्र के राजा की बुद्धि समाप्त हो चुकी थी और वह सांसारिक वस्तुओं के बारे में बहुत कम सोचता था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सबसे कीमती और कीमती वस्तु को उस बक्से में रख दिया। व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर दूसरा बक्सा खोला और प्राचीन क्षेत्र के राजा से कहा कि वह अब जो सबसे कीमती और मूल्यवान वस्तु समझे उसे उसमें रख दे।
प्राचीन क्षेत्र के राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और प्रिय वस्तु को उसके अंदर रख दिया। फिर से व्यक्ति ने सिर हिलाया और तीसरा बक्सा खोलने लगा, जिससे प्राचीन क्षेत्र के राजा ने उस वस्तु को उसमें रख दिया जिसे वह वर्तमान में अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु समझ रहा था। इस बार प्राचीन क्षेत्र के राजा को कुछ हद तक नाराजगी महसूस हुई। उसे लगा कि वह व्यक्ति बहुत लालची है और अधिक मांग रहा है। उसने अपनी दो सबसे कीमती चीजें पहले ही अंदर रख दी थीं, फिर भी वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। प्राचीन क्षेत्र के राजा ने सोचा कि वह व्यक्ति बस कुछ मूल्यवान चाहता है, इसलिए उसने लापरवाही से एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु को अंदर रखने के लिए चुना। हालांकि यह उस समय उसकी सबसे प्रिय वस्तु नहीं थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम नहीं थी। उस व्यक्ति ने तीनों संदूकों को बंद कर दिया और अप्रत्याशित रूप से प्राचीन क्षेत्र के राजा को तीनों चाबियां लौटा दीं। फिर उसने एक और भी अप्रत्याशित बयान दिया। उसने संकेत दिया कि अगर प्राचीन क्षेत्र के राजा ने जो 3 वस्तुएं अंदर रखी थीं, अगर वे वास्तव में वे थीं जिन्हें वह उस समय सबसे मूल्यवान मानता था, तो उसकी दुविधा हल हो जाएगी। लेकिन अगर संदूकों में से कोई भी वस्तु उन 3 वस्तुओं में से नहीं थी जिन्हें प्राचीन क्षेत्र के राजा सबसे अधिक महत्व देते थे, तो हर गलत वस्तु के लिए उसके रक्त संबंधियों में से एक की मृत्यु हो जाती थी। एक गलत वस्तु का मतलब एक रिश्तेदार की मौत, 2 गलत वस्तुओं का मतलब 2 और 3 गलत वस्तुओं का मतलब 3 की मौत। प्राचीन क्षेत्र के राजा के पास केवल 3 रक्त संबंधी बचे थे। यदि सभी गलत थे तो सभी नष्ट हो जाएंगे। प्राचीन क्षेत्र के राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कैसे तय करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है? ये सवाल क्षेत्र के राजा आपको अपने दिल से पूछना चाहिए, व्यक्ति ने कहा। इन शब्दों के बाद वह कोई इनाम नहीं मांगते हुए या तीनों संदूक अपने साथ नहीं लेते हुए चला गया। और वास्तव में उस व्यक्ति के शब्द सच हुए। राजकुमार की मृत्यु हो गई और दोनों राजकुमारियां जीवित रहीं। प्राचीन राजवंश की अल्पकालिक प्रकृति इस घटना से बहुत संबंधित है, तियानशिन ने आह भरी। बाद में कोई नहीं जानता था कि प्राचीन क्षेत्र के राजा की दुखद मृत्यु कहाँ हुई। बिना किसी उत्तराधिकारी के प्राचीन राजवंश खंडित हो गया और किसी ने 3 खजाने की छाती को फिर से नहीं देखा। हालांकि 3 खजाने की चाबियां प्रसिद्ध हो गईं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन क्षेत्र के राजा ने 3 खजाने की छाती को हर समय अपने साथ रखा था, और जो कोई भी अपने अंतिम विश्राम स्थल को पाता है और 3 खजाने की चाबियां रखता है, उसे ब्रह्मांड की 3 सबसे कीमती वस्तुएं प्राप्त होंगी। तुम मुझे ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि यह खजाने की चाबियों में से एक है ना? लिनशेन ने बक्से में चाबी को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव चमक रहा था। वास्तव में ये 3 खजाने की चाबियों में से एक है, तियानशिन ने निश्चितता के साथ कहा। लिनशेन ने देखा कि तियानशिन की अभिव्यक्ति कोई दिखावा नहीं थी, लेकिन उसे यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह चाबी उन तथाकथित 3 खजाने की चाबियों में से एक थी, क्योंकि यह सोने की क्रिस्टल की चाबी के समान दिखती थी जो उसे ये पर मिली थी। अध्याय 42 स्वर्ग के लिए बलिदान शुरू होता है। तियानशिन द्वारा बताई गई कहानी को अलग अलग लें तो ये हर जगह छेदों से भरी हुई है। लेकिन फिर अफवाहों में छेद होते हैं और कई तथ्य से बहुत अलग होते हैं। हालांकि ये भी संभव है कि उन बेतुकी अफवाहों के भीतर कुछ चौंकाने वाले सत्य छिपे हों। शायद ये श्री तियान नहीं थे जिन्होंने प्राचीन क्षेत्र के राजा को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। शायद उनके दोस्त और रिश्तेदार दुर्घटनाओं में नहीं मरे, और यह भी संभव है कि जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर प्राचीन क्षेत्र के राजा को बॉक्स में खजाना डालने के लिए कहा था, वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। भले ही उसने इसे अंदर डाल दिया हो, क्या प्राचीन क्षेत्र के राजा इसे फिर से बाहर नहीं निकाल सकते थे? लेकिन अगर यह चाबी असली है तो ये कौन सा ताला खोलती है? क्या ये वास्तव में प्राचीन क्षेत्र के राजा से संबंधित हो सकती है? शायद वास्तव में एक खजाना बॉक्स है, हालांकि यह जरूरी नहीं कि यह प्राचीन क्षेत्र के राजा का हो। लिनशेन ने चाबी को पकड़ लिया, बार बार इसकी जांच की। अलग अलग दांतेदार पैटर्न के अलावा ये चाबी आकार और सामग्री दोनों के मामले में ये के पास मौजूद चाबी से बहुत मिलती जुलती थी, यहाँ तक कि दिल के आकार की डिज़ाइन तक। अगर वाकई 3 खजाने की चाबियां हैं तो ये के पास एक क्यों है? अगर यह सब तियानशिन द्वारा अपनी जान बचाने के लिए गढ़ी गई कहानी है, तो इन 2 चाबियों का क्या उद्देश्य है? लिनशेन उलझन में था। उसके पास बहुत कम सुराग थे। चाबी जेब में रखते हुए लिनशेन ने तियानशिन से और कुछ नहीं पूछा और अपनी पानी की बोतल से अजगर के घाव से रिस रहे बेस म्यूटेशन फ्लूइड को इकट्ठा करने चला गया। वेई वुफू ने पहले काफ़ी शराब पी ली थी और अब वह और नहीं पी सकता था। बूढ़े वेई, तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ बेहतर है, लिनशेन बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करते हुए पूछ रहा था। अच्छा, वेई वुफू ने सिर हिलाया। ये सुनकर अच्छा लगा। लिनशेन फिर नीचे झुका और घाव से रिस रहे बेस म्यूटेशन फ्लूइड को चूसा। कुछ घूंट पीने के बाद ही लिनशेन ने पीना बंद कर दिया। ये बेस म्यूटेशन फ्लूइड वास्तव में शक्तिशाली था। इसने वेई वुफू को लाभ पहुंचाया, जिसका अर्थ था कि यह क्रिस्टल बेस लेवल वेरिएंट प्राणी से आया था। लेकिन लिनशेन ने इसे पीने के बाद भी उसकी घड़ी पर प्रदर्शित जानकारी अभी भी बेस म्यूटेशन दर जोड़ 0 दिखा रही थी।
उसके लिए ये केवल सहनशक्ति और ऊर्जा की तेजी से वसूली के लिए अच्छा था, बेस म्यूटेशन की संभावना को बढ़ाने के लिए नहीं। इसे अभी पीना, इसे बर्बाद करना होगा, और इसके अलावा अत्यधिक उच्च ऊर्जा सामग्री को देखते हुए बहुत अधिक पीने से समस्याएं हो सकती हैं। वेई वुफू के लिए बहुत सारा जीन द्रव पीने के बाद उसके पैरों में धीरे धीरे संवेदना वापस आ गई। दोस्त, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। हम खजाने के बक्से को खोजने के लिए सहयोग कर सकते हैं। ठीक 3 बक्से होने पर हम में से प्रत्येक एक ले सकता है। जब समय आएगा तो क्या मैं तुम्हें पहले चुनने नहीं दूंगा। तियानशिन अभी भी इसके बारे में बात कर रहा था। तुम्हें कैसे पता कि प्राचीन क्षेत्र के राजा की मृत्यु इसी ग्रह पर हुई थी, जबकि तुमने कहा था कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ मरा था। लिनशेन ने तियानशिन की आधी बात सुनते हुए बातचीत की। निश्चित रूप से यह कोई रहस्य नहीं है कि मेरी चाची के दूसरे चाचा की पत्नी के चाचा एक इतिहासकार थे, तियानशिन ने ईमानदारी से भरे चेहरे के साथ कहा। शुरुआत सुनने के बाद लिनशेन ने पहले ही आगे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अचानक आकाश से एक फीनिक्स की तीखी आवाज आई और लिनशेन ने तुरंत ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और अनुवाद करने वाले नारंगी प्रभामंडल को देखा। ये वह पक्षी है। अच्छा नहीं है, यह इस तरफ उड़ रहा है। लिनशेन ने अपनी दिशा में उड़ते हुए भयानक नारंगी प्रभामंडल को पहचान लिया और तुरंत, बिना एक शब्द कहे, वेई वुफू को पकड़ लिया और भाग गया। वह पक्षी की शक्ल नहीं पहचान सका, वह किसी भी भयानक प्राणी से अनजान था और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। दोस्त, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं, तियानशिन ने लिनशेन और वेई वुफू को भागते हुए देखकर उत्सुकता से चिल्लाया। लिनशेन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर मुड़कर तियानशिन को उठाया और दौड़ना जारी रखा। वे तीनों अभी बहुत दूर नहीं भागे थे कि नारंगी रंग का प्रभामंडल पहले से ही उनके करीब था, जिससे उन्हें चट्टानों के ढेर में शरण लेनी पड़ी। सौभाग्य से उनका लक्ष्य नारंगी रंग की चमक नहीं थी। उन्होंने देखा कि नारंगी रंग की रोशनी आसमान को ढक रही थी, जिससे पूरा सफ़ेद समुद्र तट और समुद्र नारंगी रंग में रंग गया। घबराहट के साथ लिनशेन और उसके साथी चट्टानों के पीछे चले गए, ये सोचकर कि नारंगी रंग की रोशनी शायद उच्च तापमान वाली जलन लेकर आए हो। लेकिन जैसे ही रोशनी गिरी, उन्हें आसपास तापमान में कोई वृद्धि महसूस नहीं हुई। अजगर के विशाल शरीर को सीधे छीन लिया गया, एक पल में आकाश में फेंक दिया गया। इतना विशाल शरीर, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसका वजन कितने टन होगा। एक सामान्य क्रेन शायद इसे उठा नहीं सकती। फिर भी अब इसे एक खिलौने की तरह सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर हवा में फेंक दिया गया, वास्तव में कल्पना से परे भयानक शक्ति का प्रदर्शन। एक और फीनिक्स की चीख गूंजी, एक नारंगी प्रभामंडल आकाश की ओर बढ़ा, आकाश में विशाल सर्प से मिला। संपर्क के क्षण में सर्प गायब हो गया, ऐसा लग रहा था कि प्रकाश के घुमावदार प्रभामंडल ने उसे निगल लिया है। जब वे तीनों अचंभित होकर देख रहे थे तो नारंगी प्रभामंडल समुद्र की गहराई में उड़ गया और एक पल में गायब हो गया। स्टील बली जोड़ एक, स्टील बली जोड़ एक। अचानक लिनशेन के दिमाग में नई जानकारी उभरी। ध्यान से विचार करने पर यह उसकी स्वर्ग के लिए बलिदान क्षमता की गतिविधि प्रतीत हुई। यहाँ क्या हो रहा है? लिनशेन ने चारों ओर देखते हुए सोचा, लेकिन आसपास कोई नहीं देखा। स्वर्ग के लिए बलिदान ने अचानक प्रतिक्रिया क्यों की? बढ़ते बलिदान के संदेश के भीतर लिनशेन ने अपने शरीर में एक अकथनीय गर्म धारा उभरती हुई महसूस की, जो पूरे शरीर में फैल रही थी, मानो उसने उसके खून को उबाल दिया हो, हर कोशिका को पुनर्जीवित कर दिया हो और उसकी मांसपेशियों में ताकत भर दी हो, मानो वह आसानी से स्टील को भेद सकता हो। मिश्र धातु बलिदान जोड़ एक। उस संदेश के बाद लिनशेन ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में गर्म धारा ज्वालामुखी की तरह फट गई, उसे भयानक ऊर्जा से भर दिया, जंगली और उछाल, जैसे कि यह एक अजैय विस्फोट था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर एक भयानक वृद्धि से गुजर रहा था, और यहाँ तक कि उसने जो स्टील कवच पहना था वह भी लगातार मजबूत हो रहा था। कवच दर्पण की तरह रक्त लाल चमक उत्सर्जित करने लगा। आखिर उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है? तियानशिन पूरी तरह से हैरान था, उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। लिनशेन एक स्टील लेवल का कमजोर व्यक्ति लग रहा था, हालांकि पहले वह इतनी भयानक गति का प्रदर्शन करता था और सिर्फ एक उंगली से उसे स्थिर कर सकता था, और अब उसका शरीर ऐसे चमक रहा था मानो वह रक्त लाल बुद्ध की रोशनी में नहाया हुआ हो, जिससे स्थिति और भी हास्यास्पद हो गई। वेई वुफू ने भी लिनशेन को घूर कर देखा, जो खून की लाल चमक बिखेर रहा था। उसे भी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्टील बॉडी में रंग कब से होने लगे? क्या स्टील लेवल को मंत्रमुग्ध किया जा सकता है? यह अनसुना था। क्या तुम ठीक हो? वेई वुफू ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम उस पर नजर रखो, मैं टहलने जा रहा हूँ। लिनशेन ने तियानशिन के एक्यूपॉइंट को फिर से दबाया, उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस दबाव ने तियानशिन के आंसू और नाक बहने पर मजबूर कर दिया। लिनशेन मुड़ा और चला गया। वह स्पष्ट रूप से प्रसाद के स्थान को महसूस कर सकता था, और चूंकि वे लगातार बढ़ रहे थे और सभी एक ही स्थान पर, वह देखना चाहता था कि क्या हो रहा था और वे प्रसाद क्या थे।
स्वर्ग के लिए बलिदान के आशीर्वाद के साथ लिन शेन ने अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस किया। यहाँ गुरुत्वाकर्षण ने अब उसे मुश्किल से प्रभावित किया। वह एक दिशा में आगे बढ़ते हुए स्टील फॉरेस्ट में भाग गया। दूर से लड़ाई और चीख पुकार की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। लिन शेन चुपके से आगे बढ़े और पाया कि स्टील फॉरेस्ट के बाहर एक पहाड़ था, जिसके तल पर लोगों के एक समूह को बेस वेरिएंट प्राणियों के झुंड ने घेर रखा था। वे बेस वेरिएंट प्राणी बहुत ही अजीबोगरीब थे। हर एक ग्रीन जायंट से बड़ा और ज्यादा मांसल था, जो धातु के उभारों से बना था। राक्षसी दिग्गज। सबसे ज्यादा संख्या में ग्रे स्टील जायंट थे, संभवतः संख्या में 1000। नीले धातु की चमक वाले लंबे दिग्गज भी थे, संभवतः मिश्र धातु स्तर के, जिनकी संख्या कई दर्जन थी। कुछ दिग्गज भी थे जो ऑब्सीडियन से बने हुए लग रहे थे, लगभग 7 से 8 मीटर लंबे, बहुत ताकतवर, ऑब्सीडियन हथौड़ों जैसी मुठियां, निस्संदेह क्रिस्टल स्तर के। इन असंख्य दिग्गजों के बीच सबसे भयानक था एक विशालकाय राजा जो 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। उसका शरीर ऑब्सीडियन जैसा था और ऑब्सीडियन क्राउन से सुसज्जित था। इन दिग्गजों से घिरे लोग कोई और नहीं बल्कि क्यूई और वांग परिवार थे, साथ में बाई शेनफेई भी थे। बाई शेनफेई अकेले ही विशालकाय राजा से लड़ रही थी और स्थिति आशावादी नहीं लग रही थी। क्यूई और वांग परिवार दिग्गजों की बढ़ती लहर की घेराबंदी में गिरते रहे। उन्हें केवल 2 डार्क बड्स का सहारा मिला। हर बार जब कोई व्यक्ति गिरता था तो लिन शेन के दिमाग में बली जोड़ 1 का संकेत आता था, जिससे कोई संदेह नहीं रह जाता था कि ये चढ़ावे वास्तव में क्यूई और वांग परिवारों के लोग थे। उसकी कलाई घड़ी लगातार कंपन कर रही थी, उसके प्रत्येक पैरामीटर पागलपन की हद तक आसमान छू रहे थे। अध्याय 43 शिखर पर गुफा। लिन शेन अब पुष्टि कर सकता था कि बली वास्तव में क्यूई और वांग परिवारों के लोग थे। हालांकि जो अजीब था वह रहस्यमय कारण था जिसने उन्हें स्वर्ग के लिए बलिदान बना दिया था। लॉकी पर्वत के रास्ते में लोग भी मर गए थे और लिन शेन के पास पहले से ही स्वर्ग के लिए बलिदान कौशल था, लेकिन उस समय स्वर्ग के लिए बलिदान शुरू नहीं हुआ था। लिन शेन ने गहराई से सोचा और आखिरकार उसकी नज़र कलाई घड़ी पर पड़ी। अगर पहले की तुलना में अब कुछ अलग था तो वह ये था कि वे सभी इस ग्रह पर आ गए थे और सभी के पास टेलीपोर्टेशन में सक्षम एक अतिरिक्त कलाई घड़ी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कलाई घड़ी वाला कोई भी व्यक्ति मेरे साथियों में से एक के रूप में गिना जाए? तियानशिन के पास भी एक कलाई घड़ी है, क्या वह मेरा साथी माना जाता है? लिन शेन को तुरंत वापस जाने और इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए तियानशिन को मारने की इच्छा हुई। इस पर विचार करने के बाद लिन शेन ने आवेग को दबा दिया। अज्ञानता भयावह थी, इसलिए लिन शेन इस दुनिया के बारे में अधिक जानना और समझना चाहता था कि यह वास्तव में कैसी है। वेई वुफु दुनिया को समझने की एक खिड़की थी, लेकिन समस्या ये थी कि यह खिड़की काफ़ी बड़ी नहीं थी और यह कुछ हद तक दोषपूर्ण थी, जिससे इसे खोलना बहुत मुश्किल हो गया था। तियानशिन द्वारा दर्शाई गई खिड़की पर्याप्त रूप से बड़ी थी, इसलिए लिन शेन को अभी भी तियानशिन से और अधिक सीखने की आवश्यकता थी और वह उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। क्यूई और वांग परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें लगभग सभी स्टील लेवल के सदस्य मारे गए थे। स्टील लेवल पर ऐसी लड़ाई में कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। एलॉय लेवल पर म्यूटेटर के लिए स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। अगर क्यूई शुहिंग और वांग तियान एर अपने क्रिस्टल बेस लेवल पालतू जानवरों के साथ नहीं होते तो वे भी लगभग सभी का सफाया हो जाता। लिन शेन का मदद करने के लिए बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह चुपचाप लड़ाई को आगे बढ़ता हुआ देख रहा था। ये जितना क्रूर था, यह अस्तित्व का नियम था। अगर उसे अग्नि बीज की क्षमता प्राप्त करने में सौभाग्य नहीं मिला होता तो वह बहुत पहले ही क्यूई और वांग परिवारों के हाथों में पड़ गया होता और उसका भाग्य मृत्यु से भी बदतर होता। इस क्रूर युद्ध में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली उपस्थिति निस्संदेह देवी पत्नी बाई शेनफेई और वे 2 डार्क बड्स थे। देवी पत्नी ने विशालकाय राजा के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। हालांकि वह ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सकी, लेकिन वह विशालकाय राजा द्वारा पूरी तरह से दबाई नहीं गई थी और लड़ाई बराबरी की थी। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि विशालकाय राजा संभवतः एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस था, जो एजियोर जायंट पायथन की तुलना में ताकत वाला प्राणी था। तथ्य यह है कि देवी पत्नी विशालकाय राजा से लड़ सकती थी, इसका मतलब था कि उसका स्तर तियानशिन से बहुत अलग नहीं था। 2 डार्क बड्स समान रूप से भयंकर थे, आकाश में चक्कर लगाते और समय समय पर नीचे झपट्टा मारते। मिश्र धातु के दिग्गज उनके एक भी पंजे के वार का सामना नहीं कर सकते थे, उनके सिर सीधे कुचल दिए जाते थे। क्रिस्टल बेस के दिग्गज भी डार्क बड्स के सामने अस्त व्यस्त हो गए। वे बेतहाशा चकमा दे रहे थे और उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सिर्फ 2 डार्क बड्स ही 10 से ज्यादा क्रिस्टल बेस जायंट्स को रोके हुए थे, जबकि बाकी 4 क्रिस्टल बेस पालतू जानवर आमने सामने की लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। ये लोग ऐसी जगह पर जायंट्स से कैसे घिर गए? लिन शेन ने भौहें सिकुड़ी और आसपास के माहौल का जायजा लिया। तार्किक रूप से पहाड़ के आसपास का इलाका इतना बंजर होने के कारण इतने सारे लोग आसानी से बचाव योग्य स्टील फॉरेस्ट को छोड़कर इस बंजर जगह पर क्यों आए?
ये तथ्य कि इतने सारे लोग यहाँ जायंट्स द्वारा घेर लिए गए और घिरे हुए थे और भी असामान्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें घेर लिया गया था? लेकिन फिर वे इस अकेली अलग थलग चोटी पर क्यों चढ़ना चाहेंगे? लिनशेन पहाड़ की बारीकी से जांच करने से खुद को रोक नहीं पाए। पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं था, सिर्फ कुछ 100 मीटर ऊंचा था और दूर से पहाड़ पर गड्ढों की कतारें देखी जा सकती थीं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। लिनशेन ने अनुमान लगाया कि यह बहुत संभव है कि दिग्गज आमतौर पर पत्थरों की तरह मुड़े हुए हों और उन गड्ढों में रहे हों। क्यूई और वान परिवार पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन वे ये देखने में विफल रहे कि वे प्राकृतिक पत्थर नहीं थे और परिणामस्वरूप वे घिर गए। आखिर वे पहाड़ पर चढ़कर क्या करना चाहते हैं? लिनशेन पहाड़ की चोटी पर क्या है, ये देखने के लिए बहुत दूर था। उन सभी दिग्गजों को उनके द्वारा बहकाया गया होगा। मैं अब पहाड़ पर जाकर देखूंगा, शायद मुझे कुछ लाभ मिल सके। लिनशेन के शरीर के अंदर की ताकत लगातार बढ़ रही थी, उसके भीतर हिंसक रूप से उमड़ रही थी, जिससे उसके लिए वहीं रहना और कुछ न करना असहज हो रहा था। जैसे ही उसने कहा, लिनशेन पहाड़ के दूसरी तरफ घूम गया। ध्यान से यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई बेस म्यूटेशन दिग्गज नहीं है, वह ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वास्तव में, भले ही बेस म्यूटेशन दिग्गज हों, लिनशेन को डर नहीं था। जब तक वह विशालकाय राजा से नहीं भिड़ता, तब तक उसे अब अपनी अग्निबीज क्षमताओं का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करके वह उन दिग्गजों से मुकाबला कर सकता था। स्वर्ग में बलिदान से मिली बढ़त के साथ उसके सभी गुण पहले से ही 20 से बढ़कर 30 के करीब पहुंच चुके थे, जिससे वह सामान्य क्रिस्टल आधारित प्राणियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से योग्य हो गया। बलिदानों की वृद्धि के साथ उसके गुण बढ़ते रहे, बस अब उतनी तेजी से नहीं। वास्तव में सभी दिग्गजों को क्यूई और वान परिवारों के लोगों ने खींच लिया था। पहाड़ के किनारे पर कई गड्ढे भी थे जो पहले दिग्गजों के विश्राम स्थल रहे होंगे। वह ऊपर तक चढ़ गया और एक भी स्टील जायंट नहीं देखा, हालांकि उसे एक गुफा जरूर मिली। मैं सोच रहा था कि मुझे ऊपर तक कुछ क्यों नहीं मिला। तो गुफा इस तरफ है, आप इसे केवल सामने से ही देख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग दिग्गजों से घिरे हुए थे क्योंकि वे इस गुफा में प्रवेश करना चाहते थे? लिनशेन ने खुद से सोचा, क्या वे गुफा में छिपना चाहते हैं या उन्होंने इसके अंदर कुछ खोज लिया है? सौभाग्य से लिनशेन को इस सवाल से परेशान होने की जरूरत नहीं थी, उसे बस गुफा के अंदर झांकने की जरूरत थी। उसने पहाड़ की ओर देखा, जहां लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। क्यूई और वान परिवारों से 20 से भी कम लोग बचे थे और अनगिनत दिग्गज मर चुके थे या घायल थे और दिग्गजों की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं। दिग्गज राजा और बाई शेनफेई के बीच लड़ाई और भी भयंकर थी, जिससे पहाड़ की चोटी पर ध्यान देने की कोई कसर नहीं रह गई थी। लिनशेन जमीन पर रेंगते हुए गुफा के करीब पहुंच गया। वह विशालकाय राजा को आकर्षित नहीं करना चाहता था। सौभाग्य से विशालकाय राजा के पास वास्तव में विचलित होने की अतिरिक्त क्षमता नहीं थी और लिनशेन सफलतापूर्वक गुफा में प्रवेश कर गया। बेस म्यूटेशन अंडे। गुफा में प्रवेश करते ही लिनशेन ने सबसे पहले गुफा के सबसे पीछे एक तालाब में बेस म्यूटेशन अंडा देखा। गुफा काफी बड़ी थी, लेकिन गहरी नहीं थी, आप एक नज़र में नीचे देख सकते थे। इतनी ऊंची जगह पर एक गर्म पानी का झरना होना, जिसमें झरने का पानी भाप छोड़ रहा हो, अप्रत्याशित था। तालाब के बीच में एक काले हीरे जैसा बेस म्यूटेशन अंडा था, जो आधा मीटर ऊंचा था, सबसे बड़ा बेस म्यूटेशन अंडा जिसे लिनशेन ने अपनी आंखों से कभी देखा था। सिर्फ इसके आकार से ही यह स्पष्ट था कि यह एक क्रिस्टल बेस लेवल बेस म्यूटेशन अंडा था। ये चीज़ विशालकाय राजा की संतान तो नहीं होगी, है न? अगर ऐसा है तो मैं अमीर हो गया हूँ। लिनशेन पूल में कूद गया, जो गहरा नहीं था और उसके पिंडलियां भी नहीं डूबी। उसने बेस म्यूटेशन एग को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका पहला प्रयास सफल नहीं हुआ। ये देखकर लिनशेन आश्चर्यचकित रह गया। उसकी ताकत 27 पॉइंट थी और वह गेंद खेलने के लिए एक हाथ से हाथी को आसानी से उठा सकता था, फिर भी वह इस चीज़ को नहीं उठा सकता था। ये कितना भारी हो सकता है? बेशक, लिनशेन ने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना भारी होगा और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इस बार लिनशेन ने एक उचित रुख अपनाया, वह मुद्रा जिससे बल लगाना सबसे आसान हो, और आधे मीटर ऊंचे हीरे जैसे बेस म्यूटेशन एग को उठाने में कामयाब रहा। ये वास्तव में भारी है। लिनशेन को लगा कि बेस म्यूटेशन एग को पूल से बाहर ले जाना एक संघर्ष था और उसने इसे बाहर जमीन पर रख दिया। ये बहुत भारी था, उसने इसे उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और इसे हिलाना बहुत धीमा था। अच्छी बात है कि बेस म्यूटेशन अंडा अंडे के आकार का है। लिनशेन ने बेस म्यूटेशन अंडे को आगे की ओर धकेलना शुरू कर दिया और इसे बाहर लुढ़काने का फैसला किया, क्योंकि इस बेस म्यूटेशन अंडे के अलावा गुफा में और कुछ नहीं था। अध्याय 44 दहाड़ती मुट्ठी। सावधानी से झांकते हुए उसने पहाड़ की तलहटी में स्थिति की जांच की। क्यूई और वान परिवारों के पास 10 से भी कम लोग बचे थे और बाई शेनफेई और विशालकाय राजा के बीच लड़ाई बहुत आशावादी नहीं लग रही थी।
जब वे पहली बार पहुंचे तो वहां 200 से ज्यादा लोग थे। अब कुछ ही लोग बचे हैं, जिससे लिन शेन को कुछ हद तक उदासी महसूस हुई। आखिरकार इंसानों ने बेस म्यूटेशन ताकत का सिर्फ एक हिस्सा ही हासिल किया है और वे बेस वेरिएंट जीवों की तरह खुद को आंतरिक और बाहरी रूप से धातुकृत नहीं कर सकते। आमतौर पर उसी स्तर पर इंसान नुकसान में हैं। इन लोगों के अब तक टिके रहने का कारण मुख्य रूप से डार्क बड्स का समर्थन था। दो डार्क बड्स के अलावा क्रिस्टल बेस पालतू जानवर जो क्यूई शुहिंग और वांग तियान र के पास थे, लगभग सभी मर चुके थे। सिर्फ इस एक लड़ाई से क्यूई और वांग परिवारों को भारी नुकसान हुआ था और उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। भले ही तीसरे और चौथे भाई थोड़े समय में वापस न आ पाएं, लिन शेन की मौजूदगी में हम क्यूई और वांग परिवारों के खिलाफ अपनी ज़मीन पर खड़े होने में सक्षम होने चाहिए। शर्त यह है कि क्यूई शुहिंग और वांग तियान र बच सकें और वापस आ सकें। अगर वे और डार्क बड्स यहाँ गिर गए तो क्यूई और वांग परिवारों के पास लिन परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई उम्मीद नहीं होगी। चूंकि कुछ और मिश्र धातु टीम के साथ ही मर चुके थे, लिन शेन की विशेषताएं पहले ही 30 को पार कर चुकी थीं। विशेषताओं का ये स्तर अब क्रिस्टल बेस लेवल वालों के बीच कम नहीं माना जाता था। क्रिस्टल बेस लेवल के लिए अधिकतम विशेषताएं 40 हैं और लिन शेन के पास पहले से ही 30 से ज्यादा थीं। स्वर्ग के लिए बलिदान वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली क्षमता थी, हालांकि यह व्यक्ति पर कुछ हद तक बोझिल थी। क्या सिर्फ अच्छी तरह से जीना अच्छा नहीं है? मौत की ओर सिर झुकाने पर क्यों जोर दिया जाए? दुनिया में इतनी परेशानियां नहीं हैं, ये सब मूर्ख लोगों द्वारा खुद ही बनाया गया है। लिन शेन अच्छे मूड में था और उसने विशालकाय राजा के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए बेस म्यूटेशन एग को बाहर धकेल दिया और चला गया। जैसे ही उसने बेस म्यूटेशन एग को गुफा से बाहर धकेला, पहाड़ के तल से एक भयंकर दहाड़ आई। विशालकाय राजा, जो बाई शेनफेई के साथ भयंकर लड़ाई कर रहा था, ने अप्रत्याशित रूप से उसे छोड़ दिया था और पागलों की तरह पहाड़ की ओर भाग रहा था। मुझे कैसे खोजा गया? क्या विशाल राजा के पास किसी तरह की मानसिक भावना है? लिन शेन ने यह सुनिश्चित किया था कि विशाल राजा बाहर आने से पहले ध्यान न दे, लेकिन फिर भी उसे खोज लिया गया। सहज रूप से वह थोड़ा पीछे हट गया और गुफा के अंदर वापस चला गया। विशाल राजा ने उसे देखा, हार नहीं मानी और पहाड़ पर तेजी से चढ़ना जारी रखा। अब इतने मजबूत गुणों के साथ डरने की क्या बात है? बस आगे बढ़ो। लिन शेन अवचेतन रूप से अभी भी क्रिस्टल आधारित प्राणियों को बेहद शक्तिशाली मानता था और एक पल के लिए भी उसे याद नहीं आया कि उसके गुण अब क्रिस्टल बेस स्तर के लोगों की तुलना में कमज़ोर नहीं थे। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर एक दूसरे विचार के बाद रुक गया। लिन शेन का सबसे बड़ा आत्मविश्वास बलिदान से स्वर्ग तक के गुणों में महत्वपूर्ण वृद्धि के अलावा एक्यू पॉइंट सीलिंग और उसके सुपर बेस चेंज से भी था। निश्चित रूप से उसके गुण अभी भी विशालकाय राजा जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन सुपर बेस चेंज से कठोर होने के बाद ये बहुत संभावना थी कि उसके गुण विशालकाय राजा से कमतर नहीं होंगे। भागने के बजाय स्वर्ग के लिए बलिदान और सुपर बेस चेंज के दोहरे बूस्ट के साथ अपनी ताकत की सीमा का परीक्षण करना बेहतर था। भले ही वह विशालकाय राजा पर काबू न पा सके, लेकिन भागना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। एंजल रिवॉल्वर के साथ वह एक शॉट फायर कर सकता था और गोली के साथ बाहर निकल सकता था। निश्चित रूप से गति ऐसी नहीं थी जिसका विशालकाय राजा मुकाबला कर सके। तुरंत लिन शेन ने अपने सुपर बेस चेंज को सक्रिय किया। उसके शरीर पर कवच जल्दी से लाल गर्म स्टील की तरह चमकदार हो गया। बर्फीली ऊर्जा के तेजी से शमन के तहत कवच अर्ध पारदर्शी हो गया, जो क्रिस्टल बेस स्तर के समान दिख रहा था। आम लोगों के लिए अंतर को पहचानना असंभव होगा। लिन शेन द्वारा की गई ये सभी क्रियाएं पहाड़ की चोटी पर गुफा के अंदर पूरी की गईं, जिसे बाई शेनफेई और पहाड़ के तल पर मौजूद अन्य लोगों ने नहीं देखा। बाई शेनफेई को भी हैरानी हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि विशालकाय राजा अचानक युद्ध छोड़कर क्यों चला गया। विशालकाय राजा की दहाड़ के साथ सभी दिग्गज उन्हें छोड़कर चले गए। विशालकाय राजा के शरीर का पीछा करते हुए पहाड़ पर चढ़ गए। इससे क्यूई और वांग परिवारों के लोग हैरान और उत्साहित दोनों हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि वे चमत्कारिक रूप से मौत से बच गए हैं। जाओ, वांग तियान र और क्यू शुहिंग ने अपने बचे हुए अधीनस्थों को पीछे हटने के लिए कहा। जैसे जैसे वे पीछे हटे गए, वे कभी कभी पहाड़ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते रहे। अचानक सभी ने पहाड़ की चोटी पर एक मानव आकृति देखी। क्या वह मानव म्यूटेटर है? कोई भी व्यक्ति अपने सवाल को आवाज देने से खुद को रोक नहीं पाया। यह एक मानव म्यूटेटर है और एक क्रिस्टल बेस वाला। कोई आश्चर्य नहीं कि वे दिग्गज अचानक पहाड़ पर चढ़ गए। उस क्रिस्टल बेस ने उनका घर चुरा लिया होगा। हमारे अलावा यहाँ वास्तव में अन्य मानव म्यूटेटर हैं और यहाँ तक कि एक क्रिस्टल बेस भी है। हमने मौत तक लड़ाई लड़ी और वह कमीना सिर्फ फायदा उठाने गया। कितना बेशर्म है। हम चतुराई को चतुराई ने मात दे दी है। उसे लगा कि वह होशियार है, लेकिन उसने खुद को फंसाते हुए घेराबंदी तोड़ने में हमारी मदद की। अब वह शायद मर चुका है। जब सभी चर्चा कर रहे थे तो विशालकाय राजा पहले से ही पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहा था।
वह प्रतीक्षा करने के लिए बहुत अधीर था और सीधे छलांग लगा रहा था। उसके पैरों के नीचे के पत्थर जबरदस्त दबाव में मकड़ी के जाले की तरह टूट गए, जिससे कई दसियों मीटर का जालनुमा दरार वाला क्षेत्र बन गया। विशालकाय राजा ऊंची उड़ान भरते हुए लगभग एक पल में एक सामान्य गोली से भी तेज गति से लिनशेन तक पहुंच गया। साथ ही उसके विशाल शरीर और उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि बूम ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका मुक्का पूरे पहाड़ की चोटी को चकनाचूर कर सकता है। बाई शेनफेई चोटी पर स्थिति पर नजर रख रही थी, लगातार सोच रही थी कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। क्या ये लिन है या लिन ज़ोंगज़ेंग? चाहे वह लिन जियांगडोंग हो या लिन ज़ोंगज़ेंग, ये देखकर कि उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि मुक्का मारने के लिए अपना हाथ घुमाया। छोटी मुट्ठी विशालकाय राजा की भयानक काली विशालकाय मुट्ठी से टकराई। बाई शेनफेई को नहीं लगा कि यह एक अच्छा विकल्प था। वह विशालकाय राजा से इतने लंबे समय से लड़ रही थी और उसे यह अच्छी तरह से पता चल गया था। इसकी ताकत और कठोरता क्रिस्टल बेस में सबसे ऊपर थी और यह क्रिस्टल बेस स्तर की सीमाओं को भी तोड़ सकता था। हालांकि इसकी गति थोड़ी कमजोर थी, फिर भी यह एक सामान्य क्रिस्टल आधारित प्राणी की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, संभवतः लगभग 37। जायंट किंग का सबसे कमजोर पहलू इसकी कठोरता है, जो 30 से भी कम होने का अनुमान है। कठोरता का सामान्य रूप से बहुत ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण था। ये चाकू को गर्म करने जैसा है। गर्मी उपचार के बाद ब्लेड की कठोरता बढ़ जाती है, लेकिन उचित कठोरता के बिना ये कठोर सामग्रियों को नहीं काट सकता। यही कारण है कि एक शेफ के पास आमतौर पर 2 चाकू होते हैं, एक उच्च कठोरता वाला और दूसरा सब्जियां काटने के लिए पतला ब्लेड, जो अपनी कठोरता और घिसाव के प्रतिरोध के कारण तेज रहता है। हड्डियों को काटने के लिए एक और ब्लेड, जिसमें मोटा ब्लेड होता है। इसकी कठोरता शायद ज्यादा ना हो, लेकिन इसकी कठोरता बेहतर है, इसलिए हड्डियां काटते समय एक क्षतिग्रस्त नहीं होता। कम से कम लहसुन को कुचलने से यह टूटेगा नहीं। जायंट किंग की कम कठोरता केवल इसकी अन्य विशेषताओं के सापेक्ष थी। वास्तव में क्रिस्टल बेस लेवल के भीतर इसकी कठोरता को कम नहीं माना जाता था, और इसके मोटे शरीर को देखते हुए पतले स्लाइसिंग चाकू के विपरीत थोड़ी कम कठोरता होना वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। सबकी चौकस निगाहों के सामने पहाड़ की चोटी पर लिनशेन ने विशालकाय राजा के हवाई मुक्के का जवाब अपने मुक्के से दिया। धमाका! मुट्ठियों के बीच जोरदार धमाका हुआ। अगले ही पल सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। धमाके की आवाज के बीच विशालकाय राजा के ओब्सीडियन जैसे शरीर पर तुरंत अनगिनत छोटी छोटी सफेद दरारें दिखाई दीं। अगले ही पल विशालकाय राजा का विशाल शरीर, जो हवा में लटका हुआ था, फट गया, अनगिनत टुकड़ों में बदल गया जो सभी दिशाओं में उड़ गए, जिसमें ज्यादा बेस म्यूटेशन द्रव नहीं मिला था। धमाका! विस्फोट हुआ। मिश्र धातु सुपर बेस ताकत वाले वांग परिवार के एक सदस्य ने कांपते हुए कहा, यह दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। न केवल वह, बल्कि क्यू शुहेंग और वांग तियान भी लंबे समय तक स्तब्ध थे, उस मुक्के की भयानक शक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह एक शीर्ष स्तरीय क्रिस्टल आधारित प्राणी था, और फिर भी इसे एक ही मुक्का मारकर उड़ा दिया गया। बाई शेनफेई की आंखों में भी जटिलता का भाव था। वह खुद से बुदबुदा रही थी, वह संभवतः कौन हो सकता है। शिखर की ओर बढ़ते हुए दिग्गज भी उस क्षण अनायास ही रुक गए, पहाड़ की चोटी पर खड़ी आकृति को निहारते हुए, जो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें सहज रूप से डर लग रहा था। अध्याय 45 चरण 1। विशालकाय राजा को हराने के बाद लिनशेन ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर उमड़ती हुई बलिदानी स्वर्गीय शक्ति ज्वार की तरह पीछे हट रही है, और वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक अपूर्ण सुपर बेस प्रतिभा अग्नि बीज है। इतने सारे जीवन बलिदान करने के बाद ये सब सिर्फ एक विशाल राजा को मारने से ही खत्म हो गया। ये वास्तव में सही नहीं है। लिनशेन ने रुकने की हिम्मत नहीं की और बेस म्यूटेशन अंडे को थोड़ा धक्का दिया, फिर उसी रास्ते से पहाड़ से नीचे उतरा जिससे वह ऊपर आया था। पहाड़ से आधे रास्ते तक भागे हुए दिग्गजों ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। अपनी आंखों से लिनशेन को पहाड़ की चोटी के पीछे गायब होते देखा। बेस म्यूटेशन अंडा तेजी से नीचे लुढ़का। लिनशेन कुछ हद तक साथ नहीं रख पाया। उसे चिंता थी कि अगर यह इसी तरह लुढ़कता रहा तो एक क्षतिग्रस्त हो सकता है। सौभाग्य से बेस म्यूटेशन अंडा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठोर था। जितना ज्यादा वह लुढ़कता गया, उतनी ही तेजी से वह पहाड़ से नीचे उतरता गया। एक झांग ऊंचे विशाल पत्थर से टकराया, जिससे पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, जबकि बेस म्यूटेशन एग खुद सुरक्षित रहा। लिनशेन पहाड़ से नीचे उतरे, बेस म्यूटेशन एग से पत्थर के पाउडर को झाड़ा और उस पर एक भी खरोंच नहीं पाए, जैसा कि क्रिस्टल बेस लेवल से उम्मीद की जाती है। लिनशेन ने बेस म्यूटेशन एग को उस दिशा में धकेलते हुए मन ही मन प्रशंसा की जहां से वे आए थे। समुद्र तट पर पहुंचने से पहले स्टील फॉरेस्ट में उनका सामना वेई वुफू से हुआ। तब तक वेई वुफू चल सकता था, हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा था। उसके पैर कुछ हद तक बेढंगे लग रहे थे। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? लिनशेन ने सोचा कि शायद वहां कुछ हुआ होगा और जल्दी से पूछा। श्योर,
तुम्हें ढूंढ रहा था, वेई वुफू ने कहा। ये सुनकर लिनशेन शांत हो गया। उसने अनुमान लगाया कि वेई वुफू ने विशालकाय राजा को उड़ाने की आवाज़ सुनी थी और उसे कुछ चिंताएं थीं, इसलिए उसने शोर के स्रोत की खोज की और यहाँ तक पहुँच गया। हम वापस आने के बाद और बात करेंगे, लिनशेन ने बोलते हुए बेस म्यूटेशन एक को आगे बढ़ाया। जब दोनों चट्टान के ढेर पर वापस लौटे तो तियानशिन अभी भी वहां था। गतिहीन एक्यूपॉइंट सीलिंग का प्रभाव अभी भी जारी था। एक क्रिस्टल उत्परिवर्तन अंडा। तियानशिन ने बेस उत्परिवर्तन अंडा देखा जिसे लिनशेन ने पीछे धकेल दिया था और थोड़ा हैरान हुआ। क्रिस्टल आधारित जीव असामान्य नहीं थे, लेकिन क्रिस्टल उत्परिवर्तन अंडा ढूंढना इतना आसान नहीं था। लिनशेन इतने कम समय में एक क्रिस्टल उत्परिवर्तन अंडा प्राप्त करने में कामयाब रहे थे और यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने इसे कहाँ पाया था। लिनशेन ने यह खुलासा नहीं किया कि यह एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडा था, इसे फिलहाल छिपाने के लिए एक कोने में धकेल दिया। दोस्त, मैंने पहले जिस मामले का उल्लेख किया था उसके बारे में आपने कैसे सोचा है? यदि हम सहयोग करते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम प्राचीन क्षेत्र के राजा द्वारा छोड़े गए खजाने को पकड़ सकते हैं। तियानशिन ने लिनशेन से और भी अधिक उत्सुकता से आग्रह किया। उसे अब यह विश्वास नहीं था कि लिनशेन केवल स्टील लेवल का था। लिनशेन के स्टील बॉडी को एक दिखावा मानता था। वास्तव में उसे संदेह था कि लिनशेन क्रिस्टल बेस लेवल का था और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब बात आती है तो प्राचीन क्षेत्र के राजा का अस्तित्व किस तरह का था? लिनशेन ने तियानशिन से सहज तरीके से बातचीत की। इसके बाद लिनशेन ने तियानशिन से ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसने उसे और भी अधिक चकित कर दिया। पहले लिनशेन ने सोचा था कि क्रिस्टल बेस लेवल होने से व्यक्ति पहले से ही उच्च श्रेणी में आता है, लेकिन ब्रह्मांड में जातियों के लिए क्रिस्टल बेस लेवल और स्टील लेवल के बीच शायद ही कोई अंतर था। ब्रह्मांड में स्टील, मिश्र धातु और क्रिस्टल बेस को सामूहिक रूप से बेस वेरिएंट जीव के रूप में जाना जाता था, जो अस्तित्व के सबसे निचले स्तर से संबंधित थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि बेस म्यूटेशन चरण महत्वहीन था। तियानशिन के अनुसार बेस म्यूटेशन चरण वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था, एक आधारभूत चरण। केवल पर्याप्त रूप से उच्च आधार के साथ ही कोई आगे बढ़ सकता है और आगे चलकर मजबूत बन सकता है। उदाहरण के लिए, सेलेस्टियल रेस क्रिस्टल बेस लेवल से पैदा हुई थी। स्टील लेवल या अलॉय लेवल के नवजात शिशुओं के जन्म की संभावना बहुत कम होगी, जिसे जन्मजात कमियां माना जाएगा। लिनशेन ने तियानशिन के साथ बातचीत जारी रखी, जानबूझकर प्राचीन क्षेत्र के राजा के अवशेषों की खोज के विषय से परहेज किया। वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट था कि प्राचीन क्षेत्र के राजा जैसे प्राणी की तुलना में उनकी वर्तमान ताकत के साथ अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जैसा था। यदि प्राचीन क्षेत्र के राजा ने कुछ तंत्र पीछे छोड़ दिए होते तो उन्हें शायद ये भी पता नहीं होता कि समय आने पर उनकी मृत्यु कैसे हुई। लिनशेन ने अभी भी अपने पिछले निर्णय पर जोर दिया। एक बार टेलीपोर्टर का उपयोग किया जा सकता था तो वह तुरंत वापस चला जाएगा। जीवित रहना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, बाकी सब धीरे धीरे किया जा सकता था। अब जब मेरे तीसरे और चौथे भाई लापता हैं तो वे भी इस ग्रह पर आए होंगे, लेकिन उन्हें इतने विशाल ग्रह पर खोजना घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। यदि वे यहाँ मर गए हैं तो लिनशेन को लिन परिवार की वंशावली को जारी रखने की भारी जिम्मेदारी उठानी होगी और पूरी तरह से अनिश्चित कुछ करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना होगा। तियानशिन बता सकता था कि लिनशेन प्राचीन क्षेत्र के राजा के अवशेषों की खोज नहीं करना चाहता था, बल्कि उससे जानकारी निकालना पसंद करता था। लिनशेन के हाथों में अपनी जान होने के कारण तियानशिन चुप रहने की हिम्मत नहीं कर सका, हालांकि इससे वह लगभग खून थूकने की स्थिति में निराश हो गया। लिनशेन के दबाव और प्रलोभन के तहत तियानशिन ने कई रहस्य उजागर किए। तियानशिन के अनुसार बेस म्यूटेशन ग्रह को छोड़ने की दिशा में पहला छोटा कदम मात्र था। मनुष्य कार्बन आधारित प्राणी है जो ऑक्सीजन और अपने पर्यावरण पर बहुत अधिक निर्भर हैं, और बेस म्यूटेशन के बिना ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर जीवित रहना मुश्किल है। इस ग्रह पर केवल अधिक गुरुत्वाकर्षण है, जिसका वातावरण मनुष्यों के रहने के स्थान से बहुत अलग नहीं है। कुछ ग्रहों पर ऑक्सीजन बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, और बेस म्यूटेशन के बिना मनुष्य ऐसी जगहों पर जीवित नहीं रह सकते। उच्च तापमान, निम्न तापमान और विभिन्न प्रकार के विकिरण वाले सभी प्रकार के वातावरण भी हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर सकते। जब तक उसकी घड़ी की उल्टी गिनती लगभग समाप्त हो गई, तब तक लिनशेन ने ब्रह्मांड की अधिक व्यापक समझ हासिल कर ली थी। क्या तुम सच में प्राचीन क्षेत्र के राजा के खजाने की खोज नहीं करने जा रहे हो? ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें सीधे नस्लीय पदानुक्रमों को पार करने दे सकता है। तियानशिन अभी भी लिनशेन को मनाना चाहता था। अच्छी चीजें होना अच्छी बात है, लेकिन उनका आनंद लेने के लिए आपको जीवित रहना होगा। प्राचीन क्षेत्र के राजा का खजाना मेरे भाग्य से परे है, इसे स्वयं खोजें, लिनशेन ने कहा, ये देखते हुए कि उसकी घड़ी पर उल्टी गिनती समाप्त हो गई थी, ये संकेत देते हुए कि वह फिर से टेलीपोर्ट कर सकता है। उसने वेई वुफू का अभिवादन किया और बेस म्यूटेशन एग को पकड़े हुए वापस टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। मत जाओ, पहले मुझे खोलो, तियानशिन ने घबराहट में कहा।
जब समय आएगा तो यह अपने आप खुल जाएगा, लिन शेन ने उत्तर दिया क्योंकि उसने और वेई वुफू ने टेलीपोर्टर को सक्रिय किया और जगह छोड़ दी। उसने तियानशिन को नहीं मारा, सबसे पहले क्योंकि उसे मारना आसान नहीं होगा, बलिदान स्वर्गीय शक्ति के आशीर्वाद के बिना, उसकी ताकत तियानशिन को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस के बराबर था। दूसरे, लिन शेन के पास अन्य योजनाएं थीं और उसने तियानशिन को मारने का इरादा नहीं किया था। जब तक तियानशिन ने अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त किया, तब तक लिन शेन और वेई वुफू बहुत पहले ही चले गए थे। लिन शेन चारों ओर घूमती रोशनी से घिरा हुआ था और जब उसकी दृष्टि वापस लौटी तो उसने खुद को एक घने अंधेरे गुफा में पाया। सामने दूर खिड़की जैसी रोशनी के अलावा वह कुछ भी नहीं देख सकता था। वेई, लिन शेन ने कई बार पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह केवल बेस म्यूटेशन एग को धक्का दे सकता था और सावधानी से रोशनी की ओर बढ़ सकता था, जो धीरे धीरे एक खुले गेट की तरह बढ़ रही थी। चमकदार रोशनी और गेट के इतने करीब होने के बावजूद वह अभी भी अपने चेहरे के सामने अपना हाथ नहीं देख पा रहा था, न ही वह दरवाजे के बाहर कुछ भी देख पा रहा था। कुछ अनिश्चित प्रयासों के बाद लिन शेन ने पाया कि लाइट गेट को पार करने में कोई खतरा नहीं है और फिर उसने बेस म्यूटेशन एग को इसके माध्यम से धकेल दिया। उसकी आंखों के सामने का दृश्य फिर से बदल गया। लिन शेन ने खुद को घाटी के बाहर पहाड़ों में वापस पाया, जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन उसकी कलाई घड़ी गायब हो गई थी। पीछे देखने पर वहां कोई प्रकाश द्वार या गहरा अंधेरा गुफा नहीं था, बस एक खाली जगह थी जहां कुछ मीटर की दूरी पर एक छोटी पहाड़ी खड़ी थी। वह छोटी पहाड़ी इतनी बड़ी गुफा के लिए बहुत छोटी लग रही थी। वेई वुफू को कुछ ही दूरी पर खड़ा देखकर और आसपास कोई नहीं देखकर लिन शेन उस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर भी वहां कुछ भी नहीं था। उस अंधेरी गुफा में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लगता है कि अगली बार जब मैं अंदर जाना चाहूंगा तो मुझे रास्ता दिखाने के लिए डार्क बर्ड को ढूंढना होगा, लिन शेन ने वेई वुफू के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद कहा और दोनों ने बारी बारी से बेस म्यूटेशन एग को घाटी की ओर धकेला। जब वे फ्लावर पाथ पर पहुंचे तो लिन शेन ने अचानक एक चटकने की आवाज़ सुनी। बेस म्यूटेशन एग में एक दरार आ गई थी।